हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसका मतलब क्या है? चैप्टर 10 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर हमारा पूरे तरीके से हो चुका है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर चैप्टर के बाद हम क्या लेकर आएंगे? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज वही वाला दिन है, हम चैप्टर 10 का चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, ताकि सभी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए एंड आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको पूरी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो चैप्टर ओवरव्यू हम देख लेते हैं। मतलब चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या पॉइंट है? हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म। एक्सप्रेशंस को फॉर्म कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में हम टर्म्स किसे बोलते हैं, ये हम थर्ड पॉइंट पे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म होते क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है। एंड फिर आएंगे हम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या दे के रखा है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं? जो भी आप नंबर्स देखते हो ना, 1 2 3 4, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर्स फॉर्म में, जो कि वैल्यू उनकी फिक्स्ड रहती है। ठीक है। इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कांस्टेंट बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो है वो लेटर्स से डिनोट होता है, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, किसी भी लेटर से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अननोन क्वांटिटी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अननोन क्वांटिटी बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता रहती है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, आया समझ में? अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा सिंबल जिसकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज निकल जाती हैं। बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लेकर देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लेटर्स फॉर्म में डिनोट किया जाता है वेरिएबल को, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता रहती है, मतलब वो अननोन रहती है वैल्यू। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कभी ए की वैल्यू 0 ले लेंगे, कभी ए की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है। कभी ए की वैल्यू 2 ले लेंगे, कभी बी की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं? ऐसे हम अलग अलग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर देखते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम।
एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आपके सामने ये एग्जाम्पल है x + 2 = 3। अब यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो आप देख पाओगे ये जो 2 है ये नंबर्स फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। सिमिलरली ये जो 3 आपको दिख रहा है ये भी नंबर फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन ये जो x हमें दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, लेटर्स फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये अननोन क्वांटिटी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वेरिएबल बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दे के रखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड S इज गिवन बाय द फॉर्मूला P = 4 × S। Here 4 is a constant while P and S are variables। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, जिसकी साइड हम क्या ले रहे हैं, S ले रहे हैं, मतलब पेरीमीटर को हम P मान रहे हैं, पेरीमीटर को P मान रहे हैं, साइड को हम S मान रहे हैं। ठीक है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा हमें अच्छे से पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहता है, 4 × साइड। ठीक है, तो अगर हम पेरीमीटर को P मान रहे हैं, पेरीमीटर को अगर हम P मान रहे हैं एंड साइड को S मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × S। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्या देके रखा है, P = 4 × S। ठीक है, हियर 4 इज अ कांस्टेंट, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें यहाँ पे 4 क्या दिख रहा है, 4 हमें दिख रहा है कांस्टेंट, 4 हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं P की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P की और S की, तो दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, जिसकी वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, आया समझ में? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर 4 इज अ कांस्टेंट व्हाइल P एंड S आर वेरिएबल्स। P एंड S क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, द सर्कमफेरेंसी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय द फॉर्मूला। मतलब क्या बोला जा रहा है, सर्कमफेरेंस जिसे हम C ले रहे हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, जो सर्कल है उसका रेडियस क्या ले रहे हैं, हम R ले रहे हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस हम C ले रहे हैं, रेडियस हम R ले रहे हैं, इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr। क्या फॉर्मूला रहता है, 2πr। ठीक है, जिसमें सर्कमफेरेंस हम C को ले रहे हैं एंड R मतलब क्या होता है, रेडियस, जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें अगर हम बात करते हैं 2 की एंड पाई की, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप बोल रहे होगे मैम 2 का तो दिख रहा है कांस्टेंट है, लेकिन पाई कहाँ से कांस्टेंट हुआ, क्योंकि पाई की वैल्यू भी डिफाइंड रहती है 22/7 या फिर 3.14, हमें पाई की वैल्यू पता रहती है। ठीक है, आया समझ में? तो 2 और पाई क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाई की वैल्यू हम अलग अलग लेकर देखते हैं, या यहाँ पर हमें कोई अल्फाबेटिकल लेटर दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करते हैं C मतलब सर्कमफेरेंस एंड R मतलब क्या, रेडियस, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये है वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है और हमें नहीं पता है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है फॉर्मूला, C = 2πr वेयर 2 एंड पाई आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर क्या देके रखा है, 2 और पाई क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, वाइल C एंड R आर वेरिएबल्स। मतलब जो सर्कमफेरेंस एंड
रेडियस है जिसे हम C एंड R से डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by some or all of the four fundamental operations plus minus multiply and divide is called an algebraic expression। क्या बोला जा रहा है कि algebraic expression क्या है, कॉम्बिनेशन है, वो भी किसका, कॉन्स्टेंट्स का एंड वेरिएबल्स का, जो कि किससे कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड बाय सम, कुछ या फिर सारे ही फंडामेंटल ऑपरेशन से, जो कि क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे देख लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y। ठीक है, ये हमने क्या देखा, ये हमने एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे कि यहाँ पर जो 2 है, जो यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, ये तीनों ही हमें दिख रहे हैं कांस्टेंट्स जिसकी हमें वैल्यू पता है। ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं x की और y की, तो ये दोनों क्या है, अगर हम x की और y की बात करें तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्लस साइन की, तो ये क्या है, अगर हम इस प्लस साइन की बात करते हैं तो ये है फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है किसका, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फंडामेंटल ऑपरेशन दिख रहा है, मतलब सिर्फ प्लस का साइन दिख रहा है। प्लस के साथ ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल दे के रखा हो, ऐसा कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया हो तो जिसमें हमें प्लस का साइन भी दिख रहा है एंड माइनस का साइन भी दिख रहा है, दो फंडामेंटल ऑपरेशंस हमें दे के रखे हो। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ कनेक्टेड है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लीकेशन का भी यूज हो रहा है। कैसे, 2x मतलब क्या होता है, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x। भले मल्टीप्लिकेशन का साइन शो नहीं हो रहा है लेकिन मतलब उसका क्या है, मल्टीप्लाई ही। ऐसे ही 7y को हम देखें तो 7y मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय y, तो इसमें भी फंडामेंटल ऑपरेशन का यूज हो ही रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसे बोलेंगे, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल है। इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम यहाँ पे बोल देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि डेफिनेशन में जो कुछ भी बोला गया था यहाँ पर वो चीज़ फॉलो हो रही है। कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का, जो कि कनेक्टेड किससे है, फंडामेंटल ऑपरेशन से, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल देंगे। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लुक एट हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर हमें अलग अलग ऑपरेशंस दे के रखे हैं, एक्सप्रेशंस दे के रखे हैं, हमसे बोला जा रहा है कि हमें देखना है कि ये हमें कैसे मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले दे के रखा है एक्स स्क्वायर, फिर दे के रखा है 2y स्क्वायर, फिर दे के रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5, फिर दे के रखा है xy, फिर दे के रखा है 4xy प्लस 7, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर कैसे फॉर्म हो रहा है, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग वेरिएबल एक्स बाय इटसेल्फ। क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये कैसे आया है, जब हमने वेरिएबल एक्स को इसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब हम x को x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है द एक्सप्रेशन 2y स्क्वायर। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2y स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम y। ये कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है, y से ऑब्टेन्ड हुआ है। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। Here by multiplying y with itself, y with y we obtain y square and then we multiply y square by the constant 2। अब क्या बोला जा रहा है, हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन दे के रखा है 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे y स्क्वायर को, ठीक है। y स्क्वायर कैसे आया, जब हमने y को y से मल्टीप्लाई किया है तब जाके हमारे पास y स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 भी है, 2y स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर से हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर से कर देंगे, मतलब y मल्टीप्लाई बाय y से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब हम y को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है y स्क्वायर, एंड देन हम y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, इन 3x स्क्वायर माइनस 5 वी ऑब्टेन x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू गेट 3x स्क्वायर। फ्रॉम 3x स्क्वायर वी सब्ट्रैक्ट 5 टू फाइनली अराइव एट 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें दे के रखा है वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हुआ है, अगर हम एक्स स्क्वायर देख रहे हैं तो x का x से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। एंड फिर x का जब हम x से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब जाके हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। फिर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तब जाके हमें क्या मिल रहा है, तब जाके हमें मिल रहा है 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3x स्क्वायर से। फ्रॉम 3x स्क्वायर वी सब्ट्रैक्ट 5, वी फाइनली अराइव एट 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले x स्क्वायर से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5 को हम 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आ गया समझ में? चलिए यहाँ पर -5 भी लिख देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ में क्या है, इन एक्स वाई। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्स वाई। वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल एक्स विथ अनदर वेरिएबल वाई। मतलब एक्स वाई में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल एक्स को वेरिएबल वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमें एक्स वाई मिल जा रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए फिफ्थ वाला देख लेते हैं। इन 4xy प्लस 7 वी फर्स्ट ऑब्टेन xy, मल्टीप्लाई इट बाय 4 टू गेट 4xy एंड ऐड 7 टू 4xy टू गेट द एक्सप्रेशन। अब क्या बोला जा रहा है, 4xy प्लस 7 की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम x मल्टीप्लाई बाय y में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एंड देन उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 7 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। फर्स्ट वी ऑब्टेंड xy, सबसे पहले तो x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे, xy ले आएंगे एंड देन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन 7 को 4xy में ऐड कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, 4xy प्लस 7 मिल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब क्या देखे रखा है हमें, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन देख लिया हमने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होते हैं हमने वो भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स किसे कहते हैं, ठीक है। The different part of the algebraic expression separated by the sign plus or minus are called the terms of the expression। क्या बोला जा रहा है, कोई भी algebraic expression हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, ये एक algebraic expression ले लिया, ठीक है। प्लस की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का साइन। एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमें क्या पता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी दिख रहे हैं, वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशन से क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टर्म्स की, तो टर्म्स क्या होंगे, यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है ये भी टर्म है, यहाँ पर जो 3y है ये भी टर्म है, यहाँ पर जो -4z है वो भी क्या है, वो भी टर्म है। मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो साइन रहते हैं प्लस एंड माइनस के, जिससे अलग अलग टर्म क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पार्ट्स, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। मतलब अलग अलग पार्ट्स जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो प्लस और माइनस से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया, 3y को हमने अलग लिख दिया, -4z को हमने अलग लिख दिया। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हमारे टर्म्स है, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। हम इसे क्या बोलेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन के, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये क्या है, ये पार्ट्स हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, टर्म्स भी बोलेंगे। मतलब ये क्या है, ये टर्म्स है, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे के रखा है। पहला एग्जाम्पल क्या है, 5 - 3x + 4x स्क्वायर y is an algebraic expression consisting of 3 terms। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये algebraic expression है। क्यों, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट्स भी है, एंड किससे कनेक्टेड है, फंडामेंटल ऑपरेशन से। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -3x, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4x स्क्वायर y, ये क्या है, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि प्लस और माइनस साइन से क्या है, कनेक्टेड है। तो जब हम इन पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, टर्म्स बन जाएंगे। तो एक टर्म क्या हो जाएगा 5, दूसरा टर्म -3x, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर y, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 - 3x एंड 4x स्क्वायर y, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 7x स्क्वायर -5xy + y स्क्वायर z -8 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमें क्या दिख रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो इसमें अगर हम टर्म्स की बात करें, एक हो जाएगा 7x स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा -5xy, तीसरा हो जाएगा y स्क्वायर z, एंड चौथा क्या हो जाएगा -8। क्योंकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो प्लस और माइनस से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम टर्म्स बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स। 4 टर्म्स कैसे, 1 2 3 4 टर्म्स हमें मिल रहे हैं। एक हो जाएगा 7x स्क्वायर, एक हो जाएगा -5xy, एक हो जाएगा y स्क्वायर z, एंड चौथा क्या हो जाएगा -8, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देख लेते हैं फैक्टर ऑफ अ टर्म। अब टर्म्स की बात हो गई है ना, टर्म्स में अब फैक्टर्स किसे बोलते हैं ये हम देख लेते हैं। ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। जो हर एक टर्म होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स रहते हैं, वो भी किस फॉर्म में, प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें 2x + 3y -5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म क्या दिख रहा है हमें, 2x 3y और -5। ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें
क्या दिख रहा है, ये हमें टर्म दिख रहा है, ये तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन इन टर्म्स में हम फैक्टर्स किसे बोलेंगे? अगर इन टर्म्स में हम फैक्टर्स की बात करें तो एक एक टर्म में हम क्या देख रहे हैं, एक एक टर्म में हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। 2x मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या है, इनके फैक्टर्स हैं। 2 और x क्या हो जाएंगे, इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं 3y की, तो 3y कैसे आ रहा है, जब हम 3 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अगर फैक्टर्स की बात करें तो 3 और y इनके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर अगर -5 की बात करें तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, इसलिए हम इसको और आगे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इनके हम फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फैक्टर सिर्फ कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन का ही बनेगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आप देख सकते हो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का क्या है, प्रोडक्ट है, जिसमें अगर हम कांस्टेंट फैक्टर की बात करें, जैसे कि ये कांस्टेंट फैक्टर है ना, तो कांस्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर। ये भी 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, वेरिएबल फैक्टर की बात करें, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, लिटरल फैक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स दे के रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, 4x² माइनस 3xy, ठीक है। तो अगर हम इनमें टर्म्स की बात करें तो एक टर्म क्या है, 4x², दूसरा टर्म क्या है, -3xy। तो आप देख सकते हो 4x² लिखा हुआ है एंड -3xy लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगर इन टर्म्स में हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा फैक्टर, एंड x² मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ के लिख रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, x² मतलब x का x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर एक x, यहाँ पे दूसरा x आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फैक्टर्स 4x² की, ठीक है। आया समझ में? फिर नेक्स्ट अगर हम -3xy को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, तो एक हो जाएगा -v, एक हो जाएगा x और एक क्या हो जाएगा, फैक्टर y हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करके हम ये लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एक्सप्रेशन हमें दे के रखा हुआ है यहाँ पर। एक और एक्सप्रेशन क्या है, 5xy + 10, ठीक है, जिसमें अगर टर्म्स की बात करें तो एक है 5xy एंड दूसरा क्या है, 10 है, ठीक है। आया समझ में? अब अगर हम इन्हें और स्प्लिट करने की बात करें तो हम 5xy जो टर्म है उसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 5xy के फैक्टर्स हमें क्या दिख रहे हैं, एक 5 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? लेकिन ये जो 10 है इसको हम और आगे स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंगल हमें कांस्टेंट दे के रखा है। यहाँ पर तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों ही थे, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट दे के रखा है तो उसे और आगे हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे, बस 5xy को स्प्लिट कर देंगे। तो जब हम 5x एंड y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, 5xy मिल जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमें देके रखा है, कोएफिशिएंट्स। अब ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन दैट टर्म। क्या बोला जा रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स रहते हैं, इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर, जो भी फैक्टर है जिनके साथ क्या लगा रहता है, साइन भी लगा रहता है, इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे, वो भी किसका, प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन दैट टर्म। क्या मतलब, नहीं समझ आया? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी टर्म दे के रखा है 3x²y, ठीक है, ये एक हमें टर्म दे के रखा है, ठीक है, आ गया समझ में। और हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताना है
what is the coefficient of y। हमें बताना है कि y का कोएफिशिएंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, ये जो y वाला फैक्टर है ना, उसे छोड़कर जो दूसरे फैक्टर हैं वो हम बताएंगे। तो y को छोड़कर हमें क्या दिख रहा है, 3x² दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 3x² है। ठीक है, आया समझ में। तो वही बोला जा रहा है हमसे कि किसी भी टर्म इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विथ द साइन, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता ना, अगर यहाँ पे साइन का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे -3 लिखा होता, -3x² होता, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट हम -3x² मानते। ठीक है, आया समझ में। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है साइन। ठीक है, एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ द टर्म। मतलब ये जो अदर फैक्टर है उसके कोएफिशिएंट हम किसे मानेंगे, जो कि साइन के साथ हमें फैक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे कि -3x²। ठीक है, आया समझ में। और आप एग्जांपल्स देखोगे तो और अच्छे से समझोगे। जैसे कि एग्जांपल हमें यहाँ पे दे के रखा है, इन 5xy द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5y। अगर हम 5xy की बात करें तो x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़कर हमें क्या दिख रहा है, 5y दिख रहा है। तो 5y क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट। ऐसे अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ y की बात करें तो y को हम छोड़ देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 5x। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इस एग्जांपल में भी बोला जाता, What is the coefficient of x², x² का कोएफिशिएंट बताइए। तो x² को हम छोड़ देते तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता, -3y। क्या होता हमारा आंसर, -3y होता। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन -6ab द कोएफिशिएंट ऑफ a। अगर हम -6ab की बात करें तो a का कोएफिशिएंट क्या है, तो a को छोड़कर हमें -6 और b दिख रहा है, तो -6b हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही एंड द कोएफिशिएंट ऑफ b, अगर हम b की बात करें तो b का कोएफिशिएंट क्या है, तो b को छोड़कर हमें -6 से दिख रहा है, तो -6 से क्या हो जाएगा, b का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देन थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन -y, अगर -y की बात कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, y को छोड़ के हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ माइनस का ही साइन दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, माइनस का साइन। मतलब y को छोड़कर और ना कोई हमें कांस्टेंट दिख रहा है ना वेरिएबल दिख रहा है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। मतलब -1 y का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि -1 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर -y ही आएगा। लेकिन यहाँ पर y के अलावा और कोई कांस्टेंट वेरिएबल नहीं दे के रखा, तो हम क्या मानेंगे कि y के आगे क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे पॉइंट देके रखा है, व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर दे आर लाइक टर्म्स। बोला जा रहा है, यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अब बात हो रही है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि कौन से टर्म लाइक टर्म्स हैं, कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देके रखा हुआ है कि व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, जिन टर्म्स में हमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दिख रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उन टर्म्स को हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। और जिनमें हमें डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोल देंगे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखा है, 2x² + 5y + x² - y। ठीक है, ये हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें लाइक टर्म्स की तो हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अलजेब्रिक फैक्टर देखना होता है। मतलब जो वेरिएबल फैक्टर होता है ना, सिर्फ हमें वही देखने रहते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स हमें यहाँ पे x² दिख रहा है, यहाँ पर भी x² दिख रहा है, दोनों ही क्या लग रहे हैं, हमें सेम लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लाइक टर्म्स की बात करें
तो लाइक टर्म्स क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर अलजेब्रिक फैक्टर दोनों में ही क्या है, y है, सेम है, मतलब जो वेरिएबल फैक्टर वो हमें सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 5y एंड -y भी क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। आया समझ में। लेकिन अगर इनमें हम बात करें कि अनलाइक टर्म्स, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो 2x स्क्वायर है एंड 5y है, क्या आपको इसमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर या सेम वेरिएबल फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक में x स्क्वायर है और एक में y है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सेम नहीं दिख पा रहा है अलजेब्रिक फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर एंड 5y, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम 5y एंड x स्क्वायर को नोटिस करें, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5y एंड x स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम नोटिस करें 2x स्क्वायर और -y भी क्या है, इनमें भी हमें सेम वेरिएबल फैक्टर्स नहीं दिख रहे, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर एंड -y, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें 3 पेयर्स ऐसे मिल गए हैं जो कि क्या है, जो कि अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में। एक तो 2 ये पेयर हो गए, 2 ये पेयर हो गए एंड 2 ये पेयर हो गए हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, यहाँ पर हमें दे के रखा हुआ है कि जिसमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं वो लाइक टर्म्स, और जिसमें डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो अनलाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन द एक्सप्रेशन 2xy - 3x + 5xy - 4, ये हमें क्या दे के रखा है, ये हमें एक्सप्रेशन दे के रखा है, ठीक है। लुक एट द टर्म्स 2xy एंड 5xy। अगर हम 2xy को और 5xy को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 2xy के फैक्टर्स क्या हैं, 2x और y, तो यहाँ पर 2x एंड y लिखा हुआ है। और ऐसे ही अगर हम 5xy को देखते हैं तो 5xy के फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं हमें, 5x एंड y, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, Thus their algebraic those which contain variables, मतलब यहाँ पर जो algebraic फैक्टर है जिसमें हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जिन्हें हम वेरिएबल फैक्टर्स भी बोलते हैं, उसमें हमें क्या दिख रहा है, उसमें हमें दिख रहा है कि वो सेम है एंड हैंस दे आर लाइक टर्म्स, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोल देंगे लाइक टर्म्स। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं दोनों में ही क्या है, दोनों में ही सेम है, इसलिए हम इन्हें क्या बोल देंगे, 2xy को एंड 5xy को हम बोल देंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टर्म 2xy एंड -3x हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। ऐसे ही अगर हम 2xy को देखें एंड -3x को देखें तो इनमें क्या है, इनमें डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स या अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि 2xy की बात करें तो 2x और y इनके फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम -3x की बात कर रहे हैं तो -3 और x इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो क्या हमें सेम दिख रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स, नहीं दिख रहे। इसमें x y दोनों है लेकिन इसमें सिंगल x है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स, ठीक है। बोला जा रहा है ऑन द अदर हैंड द टर्म्स 2xy एंड -3x हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, दे आर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। सिमिलरली द टर्म 2xy एंड 4, और अगर हम 2xy और 4 को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दे के रखा है एंड इसमें क्या है, 2 भी है, x भी है, y भी है, ठीक है। तो इनमें भी हमें सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, सेम वेरिएबल फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। ऑल्सो द टर्म्स -3x एंड 4, और अगर हम -3x एंड 4 को देखें तो इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें वेरिएबल है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। अलजेब्रिक फैक्टर्स इनके भी सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन, एंड देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अब ये सब क्या होते हैं, अगर हम मोनोमियल्स की बात करें तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा है 5x, ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें एक ही टर्म दिख रहा है। 2xy, इसमें भी एक टर्म है। -3a² भी, इसमें भी एक टर्म है। -7, इसमें भी एक टर्म है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल्स की, तो बाइनोमियल्स में अगर हमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें दो टर्म्स हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बाइनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में 2a + 3b दे के रखा है जिसमें एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दो टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल हो जाएगा। एंड a - 3x, तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा -3x, दो टर्म्स हमें दिख रहे हैं तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर हम बात करें x² - 4xy² की, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोनोमियल हो गया है जिसमें हमने एक टर्म देखा, बाइनोमियल में दो टर्म देखे। ट्राइनोमियल में क्या होता है, साउंड से ही समझ में आ रहा है, 3 की बात हो रही है, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें 3 टर्म्स देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल्स। जैसे कि एग्जाम्पल दे के रखा है a + 2b + 5c, जिसमें हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, एक है a, दूसरा 2b, तीसरा क्या है, 5c। फिर ऐसे ही x + 2y - 3z में भी 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, x, 2y एंड -3z। ठीक है, ऐसे ही x³ - y³ - z³ में भी हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, एक है x³, दूसरा है -y³, तीसरा है -z³, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। तो इसका मतलब क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स तीनों को ही हम क्या बोलेंगे, तीनों को ही हम पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 10.1। 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करने हैं, वो भी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस का यूज़ करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, y - z। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। बोला जा रहा है दो नंबर्स हैं, एक है x, दूसरा है y, दोनों को ही स्क्वायर किया गया है एंड देन फिर ऐड किया गया है। तो अगर हम x और y की बात करें, पहले तो x² हो जाएगा, फिर y² हो जाएगा एंड दोनों को हम कर देंगे यहाँ पर ऐड। ठीक है, आया समझ में। तो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x² + y²। ठीक है, आया समझ में। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। क्या बोला जा रहा है कि a एंड b दो नंबर्स हैं जिनको हमें करना क्या है, सम करना है, मतलब ऐड करना है एंड देन फिर इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, उनके ही प्रोडक्ट में से, मतलब a एंड b के ही प्रोडक्ट में से। तो a एंड b का प्रोडक्ट होगा, मतलब a × b होगा, तो क्या बन जाएगा ab
ए बी में से हमें इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी माइनस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, टर्म्स भी पता लगाने हैं एंड फैक्टर्स भी पता लगाने हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम का यूज करके हमें फैक्टर्स एंड टर्म्स बताने हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देके रखा है, 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद ये तो हमें क्या देके रखा है, ये हमें देके रखा है एक्सप्रेशन। ये हमें क्या देके रखा है, ये हमें एक्सप्रेशन देके रखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टर्म्स निकालेंगे एंड देन फिर फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम टर्म्स देख लेते हैं। तो टर्म्स की बात करें, हमें यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे हैं। एक क्या है, एक है 5x वाई स्क्वायर एंड दूसरा क्या है 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमें क्या दिख गई, ये हमें दो टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, देन फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये टर्म्स मिल गए, अब हम इनके फैक्टर्स देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा x और तीसरा हो जाएगा y, चौथा क्या हो जाएगा y। तो जब हम इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली हमें यही टर्म मिल जाएगा 5x वाई स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम 7x स्क्वायर वाई की भी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा क्या हो जाएगा x, चौथा क्या हो जाएगा y। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये भी हमने क्या किया है, इस टर्म को फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स। ठीक है, आया समझ में? ये हमने क्या किया है, ये हमने ट्री डायग्राम बना दिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये भी हमें एक्सप्रेशन देके रखा है, इसका भी ट्री डायग्राम बनाना है एंड फैक्टर्स एंड टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें देके क्या रखा है, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या देके रखा है, हमें एक्सप्रेशन देके रखा है। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे टर्म्स में। ठीक है, तो टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, एक टर्म हमें क्या दिख रहा है, माइनस ए बी, दूसरा टर्म हमें क्या दिख रहा है 2b स्क्वायर, तीसरा टर्म हमें क्या दिख रहा है माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है, फिर अगर हम किसकी बात करते हैं, फैक्टर्स की, तो यहाँ पर माइनस ए बी का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -1, क्योंकि ए बी के आगे कोई भी कांस्टेंट हमें नहीं दिख रहा है तो हम 1 मान लेंगे, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर a एंड यहाँ पर b। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आंसर आपका -ab ही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2b स्क्वायर की, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक हो जाएगा 2, दूसरा b, तीसरा b। ठीक है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, उसे डिवाइड करके लिख रहे हैं, स्प्लिट करके लिख रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं टर्म्स को। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम -3a स्क्वायर की बात करते हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर a एंड यहाँ पर भी a। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले टर्म्स में लिखा है एंड देन फिर उसके बाद फैक्टर्स में। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन दे के रखा है, इसमें हमें टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेशंस दे के रखे, एक्सप्रेशंस, देन उसके बाद टर्म्स एंड देन उसके बाद फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्सप्रेशन क्या दे के रखा है, -4x + 5y। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, तो xy + 2x² y²। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या है, 1/2 ab - 2.4b + 3.6a। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर तीनों एक्सप्रेशंस हमने क्या किए हैं, लिख लिए हैं। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो अगर हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में हमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक क्या है -4x, दूसरा क्या है 5y। ठीक है, आया समझ में? इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें भी हमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक है xy और दूसरा क्या है 2x² 2x² y²। ठीक है, फिर अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसमें हमें तीन टर्म दिख रहा है, -2ab, सॉरी -2 नहीं, 1.2 ab एंड देन उसके बाद -2.4b एंड देन उसके बाद 3.6a। ठीक है, ये हमने क्या कर दिए, टर्म्स भी लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स का भी मैंने आपको बताया है कि कैसे लिखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमें फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, एक दिख रहा है हमें -4 और दूसरा हमें दिख रहा है x। -4x की बात करें तो -4 एंड x हो जाएगा फैक्टर। 5y की बात करें, एक हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा y। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, xy की बात करें तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा y। देन उसके बाद 2x² y² की बात करें तो 2x, एक और x, y, एक और y। ठीक है, ये हो जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, देन उसके बाद 1.2 ab की बात करें तो 1.2 a और b क्या है, इसके फैक्टर्स। -2.4b की बात करें तो -2.4 और b क्या है, इनके फैक्टर्स। फिर उसके बाद 3.6a की बात करें तो 3.6 और a क्या है, इनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमने क्या किया, एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स तीनों लिख दिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या बताने हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं, वो भी टर्म्स के। तो मैंने आपको बताया है कोएफिशिएंट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाले कोएफिशिएंट हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एक्सप्रेशंस, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर टर्म्स, उसके बाद हम लिख देंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या क्या दे के रखे हमें, 100m
प्लस 1000n, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें वो क्या है 3.14r स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक्सप्रेशंस लिख दिए। और अगर हम टर्म की बात करें तो इनमें टर्म्स हमें क्या दिख रहे हैं, इसमें बात करें तो एक टर्म क्या है 100m और दूसरा टर्म क्या है 1000n, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की बात करें तो एक टर्म क्या है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड दूसरा टर्म क्या है 7pq, ठीक है। देन उसके बाद इस एक्सप्रेशन की बात करें तो एक ही टर्म हमें दिख रहा है 3.14r स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 100 दिख रहा है, मतलब बेसिकली कांस्टेंट ही लिखने हैं हमें 100, ठीक है। देन उसके बाद 1000n की बात करें तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1000 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या मानेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7pq की बात करें तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 7। फिर उसके बाद 3.14r स्क्वायर की बात करें तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3.14, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है यहाँ पर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें क्या बताने हैं, वो टर्म्स बताने हैं जिसमें क्या हो x हो एंड कोएफिशिएंट भी x के ही बताने हैं, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें दे के रखा हुआ है कि हमें टर्म्स भी x वाले बताने हैं एंड कोएफिशिएंट भी x के ही बताने हैं। तो यहाँ पर भी हम टेबल बना देंगे। सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस एंड देन उसके बाद टर्म्स साथ में लिख देते हैं टर्म्स विथ x, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की तो हमें क्या देके रखा है 13y स्क्वायर माइनस 8yx, ठीक है। फिर अगर हम टर्म्स विथ x की बात करें तो यहाँ पर x हमें सिर्फ इसी टर्म में दिख रहा है, इस टर्म में तो नहीं है x, तो हम क्या करेंगे माइनस 8yx लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। या पहले हम एक काम करते हैं, सारे एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं 5 प्लस z प्लस zx, देन उसके बाद 12xy स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। आ गया समझ में। फिर टर्म्स विद x की बात करें, पहले का तो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर भी x नहीं है, यहाँ पर भी x नहीं है, लेकिन इस टर्म में हमें x दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे zx, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है x दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ यही टर्म हम लिखने वाले हैं। क्या आएगा 12xy स्क्वायर, ठीक है। अब हमने टर्म्स विथ x तो लिख दिए हैं, अब कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है। अब x का स्पेसिफिकली कोएफिशिएंट पूछा है, तो x को छोड़ के हमें दूसरे और क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो x को छोड़ के हमें -8y दिख रहा है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -8y, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर x को छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ z दिख रहा है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर z हो जाएगा। यहाँ पर x को छोड़कर हमें 12y स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द टर्म्स विथ
विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अभी एक्स की बात हो रही थी, अब वाई स्क्वायर की बात हो रही है कि हमें वो टर्म बताना है जिसमें वाई स्क्वायर हो एंड कोएफिशिएंट भी वाई स्क्वायर का ही बताना है। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेशंस, फिर उसके बाद टर्म्स विथ वाई स्क्वायर एंड फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दे के रखा है, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर हमें कौन से टर्म में दिख रहा है, यहाँ पर वाई है लेकिन सिंगल वाई है, वाई स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा टर्म लिखेंगे, -15 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर को छोड़कर हमें क्या फैक्टर दिख रहे हैं, -15x, तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15x हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। आपको पता ही है मोनोमियल्स में एक टर्म होता है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म, तो हमें वही आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम x + y - xy को देखें तो हमें यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, एक है x, दूसरा है y एंड तीसरा क्या है, -xy। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है, 4p स्क्वायर q - 4pq स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 7mn दिख रहा है हमें, जो कि एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6 क्या है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। हमें क्या बताना है, ये जो टर्म्स दे के रखे हैं ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो हमें क्या दे के रखा है, -7x एंड 5/2x। दोनों में ही हमें वेरिएबल फैक्टर, अलजेब्रिक फैक्टर क्या दिख रहा है, x और x दिख रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या है, ये है लाइक टर्म्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, 4m स्क्वायर p, 4mp स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, m स्क्वायर और एक क्या है p। यहाँ पर एक ही m है एंड p का स्क्वायर है, तो क्या आपको सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर m स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर सिंगल m है, यहाँ पर सिंगल p है लेकिन यहाँ पे p स्क्वायर है, मतलब दोनों के जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं, वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये क्या है, ये लाइक टर्म्स और ये अनलाइक टर्म्स। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है टॉपिक, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब अगर हमें कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देके रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन देके रखा है, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5y, ऐसा कोई एक्सप्रेशन देके रखा है। ठीक है, एंड हमसे बोला जा रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 2। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 लिख देना है, y की जगह 2 लिख देना है, मतलब x एंड y में उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर
4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह हम 1 लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है 2 है, ठीक है। देन उसके बाद 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14। मतलब इस एक्सप्रेशन की इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो क्या आई है, वो 14 आई है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ऐसे हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वेरिएबल्स की वैल्यू हमें यहाँ पर देकर रखी हो, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 10.2 देकर रखी हुई है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमें m की वैल्यू 2 दे के रखी है, हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे के रखे हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, ठीक है। हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, तो m की वैल्यू 2 है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। m की जगह हमने 2 लिखा, m का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय m की जगह क्या लिख देंगे हम 2 एंड यहाँ पर माइनस 7, ठीक है। देन उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4 माइनस 7, ठीक है। 3 4 ज़ा कितना हो जाता है, 3 4 ज़ा हो जाता है 12, यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर माइनस 7, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 8 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या है, जब हमने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट किया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5m डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि m की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकेंड, इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर p की वैल्यू हमें -2 दे के रखी है तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे, -2p क्यूब -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन p की वैल्यू पुट करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय p का क्या दे के रखा है, p का क्यूब दे के रखा है एंड p की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर हम -2 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय, अगेन वैल्यू पुट करेंगे -2 एंड देन यहाँ पे स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर -2 प्लस 7, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 एंड देन उसके बाद अगर हम -2 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आएगा आंसर, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना होता है 8 यहाँ पर लिख देंगे। देन अगर हम साइन को देखते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस का साइन लगा देंगे, मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पर -8, ठीक है। आया समझ में? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी नेगेटिव इंटीजर देकर रखा हो, अगर आपको कोई भी नेगेटिव इंटीजर देकर रखा हो एंड उसकी पावर जो है वो ऑड है, जैसे कि 3 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना उसमें भी माइनस का साइन लगेगा, इतना ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको जैसे कि नेगेटिव इंटीजर दे के रखा है एंड उसकी पावर इवन है, जैसे कि यहाँ पर आपको 2 इवन नंबर दिख रहा है, तो उसमें जो आंसर आएगा ना उसमें जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव का रहेगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रख सकते हो, या फिर अगर आपको सॉल्व करके करना है आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 आएगा एंड जैसे कि मैंने बताया आपको पावर इवन है तो यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। देन उसके बाद
अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 4 2 ज़ा 8 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम -8 लिख देंगे, ठीक है, आया समझ में। एंड देन यहाँ पर +7, देन 2 8 ज़ा कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। 3 4 ज़ा 12 होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है। एंड देन -8 + 7 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1। एंड देन हमें दिख रहा है 8 नंबर बड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। 16 - 12 करेंगे, आंसर क्या आएगा 4, 4 - 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। मतलब सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन क्या दे के रखा है, x² + 2x + 1, एंड हमें x की वैल्यू -1 दे के रखी है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा 1, एंड माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर है जिसकी पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 2 1 ज़ा क्या होता है 2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन, एंड यहाँ पर +1, ठीक है। देन उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, 2 बड़ा उसके आगे नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर +1, ठीक है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 + 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखे रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + ab + b², ठीक है। क्वेश्चन क्या है, a² + ab + b², ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2, तो a की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a b दे के रखा है, a × b, तो 2 × b की वैल्यू क्या है -2, तो b की जगह क्या आ जाएगा -2 प्लस यहाँ पर b² मतलब -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, एंड देन उसके बाद 2 2 ज़ा 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर +4 -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। तो मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, a की वैल्यू अगर 0 है, b की वैल्यू -1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2a² + 2 ab² + ab, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम a की बात करें तो वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b की बात करें तो वैल्यू क्या है 1, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 2 × a की बात करें तो वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई बाय b² मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस a की बात करें वैल्यू है 0, एंड b की बात करें तो -1, ठीक है। अब हमें करना है इसे सॉल्व, बहुत ही इजी है। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर तो 0 आएगा, प्लस का साइन। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, आग बंद करके हम 0 लिख देंगे, ठीक है। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर आग बंद करके हम 0 लिख देंगे, मतलब एट द लास्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, एक मैंने करवा दिया है, एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। बोला जा रहा है अगर x की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, एंड देन वैल्यू पुट करके हमें मतलब वैल्यू जो x की है उसे पुट करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें दे के रखा है 3 ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5x माइनस 7। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से भी होगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस यहाँ पे क्या है 5x एंड यहाँ पर माइनस 7, ठीक है। 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x, प्लस 6 माइनस 7 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 माइनस 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। एंड देन उसके बाद हमें दिख रहा है 7 नंबर बड़ा है जिसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है 8x माइनस 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा माइनस 1, 8 2 सा कितना होता है 16, 16 माइनस 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें 4 ब्रैकेट ओपन 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3x प्लस 11, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन 2x से भी होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 से भी हो जाएगा। सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 एंड साथ में x लग जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 3x प्लस 11, ठीक है। यहाँ पर 8x प्लस 3x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 11 कितना होगा माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 4 करेंगे, आंसर आएगा 7। एंड हमें दिख रहा है 11 है, ठीक है। 11 नंबर बड़ा, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लग जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है 11x प्लस 7 मिल गया है। अब इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे x की, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 प्लस 7, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ रहा है 29 आ रहा है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है एंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमें 3 दे के रखी है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू डाल देंगे हम -1 प्लस 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर a की वैल्यू अगेन हम क्या डाल देंगे -1 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस 5 एंड देन उसके बाद 8 1 ज़ा 8 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद +1। आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि पहले +5 -8 को सॉल्व करोगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो पहले इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। 5 - 3 करेंगे, आंसर आएगा 2। 5 बड़ा, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, 2 पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। +8 +1, तो 2 + 8 10, 10 + 1 11, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 11, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब ये वाला जो है ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर हमें b की वैल्यू भी पुट करनी है जो हमें -2 दे के रखी हुई है, ठीक है। कर पाओगे सॉल्व? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 8। सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इफ़ z = 10 दे के रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ - 3 ब्रैकेट ओपन z - 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे z³ - 3
z माइनस 10। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन z से भी होगा, -3 का मल्टीप्लिकेशन z से भी होगा, -3 का मल्टीप्लिकेशन -10 से भी होने वाला है। तो आंसर क्या आएगा, z³। 3 मल्टीप्लाई बाय z 3z होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, z³ माइनस 3z प्लस 30। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वो भी z की। तो वैल्यू हमें z की 10 दे के रखी है, तो 10 का क्यूब होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय z है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 30। सॉल्व करेंगे, 10 का क्यूब मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000। 10 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा। दैन 3 10 का कितना होता है, 30 होता है, एंड यहाँ पर माइनस का साइन, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस 30। अब क्या होगा, यहाँ पे -30 प्लस 30 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 1000 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 10 का हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर लिया है। हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस, एग्जांपल सब हमने कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।